इस वक़्त ईरान की क्या स्थिति है, क्या हालत है? दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने एक मिसकैलकुलेशन के चलते हुए इज़राइल के दबाव में, एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में आके इस जंग को शुरू किया। पहले दिन से ही जो अमेरिका का हदफ था, जो गोल्स वो लेके इस जंग में उतरे थे, आप देखेंगे उन गोल्स के बारे में तो अब कोई बात ही नहीं हो रही है, ना अमेरिका में, ना वेस्ट के मीडिया में, ना दुनिया में कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। तो 27 फरवरी को दुनिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को जानती भी नहीं थी, किसी अक्सर लोगों ने नाम भी नहीं सुना था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्या है, कैसे है? यहाँ पे हम लीडरशिप को असैसिनेट करेंगे और फिर यहाँ पे तख्ता पलट करेंगे ताकि इज़राइल के लिए जो है वो सहूलत हो जाए कि हम तेल पे कब्ज़ा कर लेंगे, पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर पे हमारा जो है वो एक छत्र राज हो जाएगा। हम फिर दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे टैरिफ के ज़रिए, सैंक्शंस के ज़रिए, ऑयल प्राइसेस के ज़रिए, जिस पे पूरी तरह से इनको शिकस्त हुई। अमेरिका की जो परेशानियाँ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। ये एक ऐसी मुश्किल है कि जिससे ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बाहर निकला जाए और डेडलॉक में फँसे हैं। एक डेडलॉक से निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो दूसरा डेडलॉक उनके सामने आ जाता है। कभी कहते हैं हमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे जो है शिप्स फँसे हैं उनको निकालने के लिए हम प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाएँगे। यूएस ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी जंग में हारा है। वियतनाम में भी इनको हार हुई, अफ़गानिस्तान में भी इनको हार हुई, इराक में भी इनको हार हुई है। लेकिन उन सब जंगों में और इस जंग में एक फ़र्क ये है कि उन जंगों से यूएस बाहर निकला लेकिन अपनी वो जो सर्वशक्तिमान वाली इमेज थी, वो जो हेजेमस इमेज थी इनकी कि हम सुपर पावर हैं। इस संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी देशवासियों से अपील की है कि आप तेल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम खरीदें। तो ईरान में इतना लंबे समय से युद्ध हो रहा है, तो क्या इस तरह की अपीलें वहाँ पर भी की गई कि कटौती करे अपना आम शहरी? ईरान के अंदर शुरू जंग से लेके अब तक कुछ भी इस तरह की अपील हुकूमत की तरफ से नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और पहले ही जो हमला होता है उसमें सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है और उनको लगता है कि वो ईरान पे कब्जा कर लेंगे, फतेह कर लेंगे और जिस तरह से ईरान की रिजीम को बदल के नए शासक को बिठा देंगे। पर 40 दिन तक जंग चलती है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है और दुनिया ने एक दूसरी तस्वीर को देखा। दुनिया ने देखा कि ईरान जिस पे इतना प्रतिबंध लगा था, वो इतनी मजबूती के साथ खड़ा रहा, लड़ा रहा, ज़ालिमों को जवाब देता रहा। अभी युद्ध विराम की बातें चल रही हैं, फिर पाकिस्तान से वार्ता की बात हुई, स्थगित हुई, दूसरे का हुआ। अभी क्या स्थिति है इस वॉर की, ईरान की? इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं ईरान से ही नज़र अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नज़र साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र को वक़्त देने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक़्त ईरान की क्या स्थिति है, क्या हालत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। जी देखिए, जिस तरह के से दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने एक मिसकैलकुलेशन के चलते हुए इज़राइल के दबाव में, एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में आके इस जंग को शुरू किया, तो पहले दिन से ही जो अमेरिका का हदफ था, जो गोल्स वो लेके इस जंग में उतरे थे, आप देखेंगे उन गोल्स के बारे में तो अब कोई बात ही नहीं हो रही है, ना अमेरिका में, ना वेस्ट के मीडिया में, ना दुनिया में कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। आज ये जो ईरान-यूएस की वॉर है, उसका जो महवर है, जो उसका सेंट्रल पॉइंट बन चुका है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बन चुका है कि जो इस जंग से पहले यानी 27 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो 27 फरवरी को दुनिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को जानती भी नहीं थी। किसी अक्सर लोगों ने नाम भी नहीं सुना था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्या है, कैसे है। तो एक ऐसी चीज़ पे आके अभी जंग अटक गई है, एक ऐसे मसले पे आके ट्रम्प और ट्रम्प का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहूँगा पूरी वेस्टर्न हेजेमनी जो है वो आके एक ऐसी जगह पे अटकी हुई है, एक ऐसे डेडलॉक में अटकी हुई है कि जो असल में कोई मसला ही नहीं था। वो कभी से एक नेशनल ग्लोबल इश्यू ही नहीं था। उस ग्लोबल इश्यू को इजाद किया है ट्रम्प ने इस जंग के दौरान और अब खुद उसमें जो है वो एक बॉटलनेक की तरह फँस चुके हैं, डेडलॉक उनको लेके उसमें परेशान है इस वक़्त। अब जो स्थिति है फिलहाल अगर मैं जल्दी-जल्दी उन गोल्स की तरफ इशारा करूँ, बस समराइज़ करने के लिए, सबसे बड़ा इनका हदफ ये था कि यहाँ पे हम लीडरशिप को असैसिनेट करेंगे और फिर यहाँ पे तख्ता पलट करेंगे। यहाँ पे जो हमने जो हुक्मरान हैं, जहाँ पे जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर देंगे और हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरह से अमेरिका का एक प्रो ए एक प्रोसेस होता है कि वेनेज़ुएला में जो उन्होंने किया कि वहाँ के जो लीडर थे उनको उन्होंने अगवा कर लिया और पूरा क मुल्क जो है उनके सामने तस्लीम हो गया। दूसरा इनका हदफ ये था कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको कमज़ोर कर दिया जाए।
ताकि इज़राइल के लिए जो है वो सहूलत हो जाए। एक हदफ इनका ये था जो तेल का खेल करते हैं अमेरिकन्स कि हम तेल पे कब्ज़ा कर लेंगे, पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर पे हमारा जो है वो एक छत्र राज हो जाएगा। हम फिर दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे टैरिफ के ज़रिए, सैंक्शंस के ज़रिए, ऑयल प्राइसेस के ज़रिए से। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि ये जो वेस्ट एशिया में ईरान एकमात्र ऐसा मुल्क है कि जो हमारी हेजेमनी के सामने पिछले 40-45 साल से टिका हुआ है, तस्लीम नहीं हो रहा है और हमारी ये दादागिरी, हमारी गुंडागर्दी को चुनौती दे रहा है। ये भी हम दुनिया के सामने कह देंगे कि हम सर्वशक्तिमान हैं, देखिए हमसे कोई भी जो है आँख मिला के बात नहीं कर सकता, हमारे सामने सब झुके हुए हैं। तो ये मेन बड़े-बड़े पॉइंट्स थे इनके, जिसपे पूरी तरह से इनको शिकस्त हुई। यहाँ पे जो यहाँ पे रैलीज़ होती हैं, अभी मैं उसकी तरफ भी इशारा करूँगा और आप जानते भी हैं कि पूरी ईरानी आवाम जो है पिछले 70 दिनों से रोज़ रात में लाखों की तादाद में वो सड़कों पे होते हैं और उसमें फिर मुख्तलिफ तरह की तकरीरें होती हैं, दुआएँ होती हैं, कुरान ख़वानी होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, 3-4 घंटे से लेके रात भर चलने वाले प्रोग्राम्स। उसमें जो अक्सर जो है यहाँ पे पॉलिटिशियंस आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं, कभी-कभी यहाँ पे जो आईआरजीसी के बड़े-बड़े कमांडर्स हैं, वो भी आते हैं। उनमें से एक का एक की मैंने तकरीर सुनी तो वो कह रहे थे कि 10 दिन के बाद से ही यूएस और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा था, भीख माँगने लगा था कि आप नेगोशिएशन कर लें। पिछले साल भी आपको याद होगा जब जंग चल रही थी तो 12वें दिन के बाद से आके नेगोशिएशंस की बात शुरू कर दी थी। इस बार भी इन लोग का कहना है कि 10वें दिन के बाद से जो है इन्होंने नेगोशिएशंस की और सीज़ फायर की बात करना शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार ईरान ने जो है कहा नहीं हम इतनी जल्दी जो है आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अपने उन मकसद को हासिल नहीं कर लेंगे, जिसको इन्होंने बार-बार कहा है कि हम वो डिटरेंस ईजाद नहीं कर लेंगे कि दोबारा हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, तब तक जो है हम इस जंग को नहीं रोकेंगे और उन्होंने 40 दिन तक इस जंग को चलाया। वेस्ट एशिया में पूरे इनके जो ये बेसेस थे उनको तबाह कर दिया, इज़राइल को बहुत नुकसान पहुँचाया, डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए, रडार्स तबाह हो गए, कई सारे इनके फाइटर जेट्स गिरे, इनकी जो नेवी थी अब्राहम लिंकन को पीछे भागना पड़ा, उसके ऊपर अटैक हुआ। तो वो जो मिलिट्री हेजेमनी थी वो पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गई और इसके बाद जो सीज़ फायर शुरू हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने देखा कि ये धमकी भी दी गई कि पूरी सिविलाइज़ेशन को खत्म कर देंगे और किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स ईरान ने मिलिटरीली दिया, किस तरह से यहाँ की आवाम ने जो इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसके पास जाके ह्यूमन चेन लगाई। तो पब्लिक और आर्मी और जितने भी यहाँ पे लीडर्स थे, सबने मिल-जुल के इसका रिस्पॉन्स दिया और तैयार थे हर तरह के जवाब देने के लिए। अब जब से ये सीज़ फायर शुरू हुई है, तो 2 मरहलों में इस जंग को देखा जा सकता है। यहाँ पे जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जब ये सीज़ फायर शुरू हुई थी, तो उनका एक बयान आया था, पूरा मुफस्सल बयान है डिटेल में, उसमें एक लाइन बहुत अहम थी। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है वो जंग बंद नहीं की है, बल्कि हमने मैदान जंग का बदल दिया है। अब तक जंग जो हो रही थी, वो मिसाइल की हो रही थी, ड्रोन की हो रही थी, फाइटर जेट थे, हमला होता था। अब हमारी जो जंग है, वो डिप्लोमेसी के मैदान में है। अब हम डिप्लोमेसी के मैदान में आ गए हैं, तो टेक्निकली उनका ये कहना है कि सीज़ फायर नहीं है बल्कि अरसे जंग यहाँ फारसी में कहते हैं, जंग का मैदान जो है वो बदल गया है और पिछले तकरीबन 1 महीने से जो है वो डिप्लोमेसी के मैदान में भी ईरान को बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और अमेरिका जितने ज़्यादा ये वक़्त बीतता जा रहा है शुरू से लेके पिछले 1 महीने से सिर्फ़ मैं सीज़ फायर की बात की सो कॉल्ड सीज़ फायर की बात कर रहा हूँ। अमेरिका की जो परेशानियाँ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो मुल्क पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है और जो ब्लॉकेड की वजह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो बना है और फिर जो इन्होंने सो कॉल्ड ब्लॉकेड लगाया है, इसकी वजह से तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है। ये एक ऐसी मुश्किल है कि जिससे ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बाहर निकला जाए और डेडलॉक में फँसे हैं। एक डेडलॉक से निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो दूसरा डेडलॉक उनके सामने आ जाता है। मुल्क के अंदर, यूएस के अंदर उनकी आवाम उनके खिलाफ है। 1 करोड़ तक के लोगों ने उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया हुआ है। जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर दरार पड़ गई है। दुबई, बहरीन एक तरफ होते दिखाई पड़ रहे हैं, कतर, सऊदी अरब, ओमान एक तरफ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेटो कंट्रीज़ जो हैं, नेटो कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा गुज़ारिश और इल्तिमास और रिक्वेस्ट करी ट्रम्प ने, कभी डाँट के, कभी पुचकार के कि आइए आप हमारी मदद करिए। नेटो इनकी मदद के नहीं आया, यूरोपियन नेशन इनकी मदद के लिए नहीं आया। दुनिया में पूरी तरह से अलग-थलग पड़े हुए हैं। इसलिए आप देखें कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देते हैं। कभी कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो है शिप्स फँसे हैं उनको निकालने के लिए हम प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाएँगे। फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम चलता है, फिर 12 घंटे बाद उसको बंद कर देते हैं जब उनको अटैक होना शुरू हो जाता है उनके शिप्स के ऊपर। और कल जो रात में प्रपोज़ल ईरान ने जो प्रपोज़ल भेजा कि इन शर्तों पे हम आके डिस्कशन करेंगे, इन शर्तों पे हम नेगोशिएशन शुरू करेंगे, तो फिर जो रिस्पॉन्स ट्रम्प का आया है, वो बहुत ज़्यादा इसको फ़ारसी में कहते हैं बहुत ज़्यादा खंदेदार है, बहुत ज़्यादा हँसने वाला है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी टाइप का है कि हम जो हैं
ये सीज़ फायर जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, वेंटिलेटर पे है, लाइफ सपोर्ट पे है और एक बार दोबारा वो जो धमकियों का सिलसिला था, जो पिछले 70 दिनों से रोज़ धमकी दे रहे हैं, आज हम ये कर देंगे, आज हम ये कर देंगे, उस माहौल को दोबारा ट्रंप ने करना शुरू किया। जैसे ही ट्रंप ने ये धमकी दी कि सीज़ फायर खत्म हो जाएगी, तो वैसे ही आप देखें ऑयल प्राइसेस जो थे वो फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। तो अभी ट्रंप की स्थिति ये है, वो किसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि इस जंग से बाहर निकला जाए, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर ये है कि वो विक्टोरियस इमेज को लेके बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए यूएस ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी जंग में हारा है। वियतनाम में भी इनको हार हुई, अफ़गानिस्तान में भी इनको हार हुई, इराक में भी इनको हार हुई है। लेकिन उन सब जंगों में और इस जंग में एक फ़र्क ये है कि उन जंगों से यूएस बाहर निकला लेकिन अपनी वो जो सर्वशक्तिमान वाली इमेज थी, वो जो हेजेमस इमेज थी इनकी कि हम सुपर पावर हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस जंग में क्योंकि ये जंग जो है आप समझ लें दुनिया के बिल्कुल सेंटर में हो रही है और इस जंग से पूरी दुनिया मुतासिर है, पूरी दुनिया के ऊपर असर है। सारी दुनिया का मीडिया, सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल, सारी दुनिया की मिलिट्री एक्सपर्ट, डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट सब इसको बहुत करीब से बहुत ही डिटेल में इसको एनालाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सब समझ रहे हैं कि इसमें यूएस की जंग हो गई है। अब अगर इससे यूएस बाहर निकलता है, तो उसमें फिर उनका सुपर पावर वाला जो तमगा है वो छिन जाएगा। फिर वो जो उनकी हेजीमनी है, वो खत्म हो जाएगी। टेक्निकली वो खत्म हो चुकी है, एक तरह से उसको स्वीकार करना है ट्रंप को। इस वजह से ट्रंप बहुत ज़्यादा मचल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कि हम किसी तरीके से एक ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें हमारी ये विक्टोरियस इमेज भी बची रहे और हम जो है वो बाहर भी निकल जाएँ। देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा कि असल हदफ था कि यहाँ पे आके वो तख्ता पलट करें, हुकूमत बदल दें और तेल पे कब्ज़ा कर लें। लेकिन अब वो 2 चीज़ों को कह रहे हैं इस जंग में बाहर निकलने के लिए कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे और दूसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाना है हमें। तो ये बात दुनिया के सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन का मसला था तो पिछले साल भी ईरान नेगोशिएशन टेबल पे था। इस साल भी नेगोशिएशन चल रही थी। 27 फरवरी को बयान आता है ओमान के मिनिस्टर का कि बहुत अच्छी नेगोशिएशन चल रही है, कोई नतीजा निकलने वाला है और 28 को जंग शुरू कर देते हैं। तो दुनिया जान रही है कि ये न्यूक्लियर वेपन का जो मसला है या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो मसला है, ये बहाने हैं। इस तरह के बहानों के ज़रिए से वो चाह रहे हैं कि हम इस जंग से बाहर निकलें। ईरान का स्टैंड न्यूक्लियर वेपन को लेके बिल्कुल क्लियर है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता। तो ये एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है। मैं ये एक मसलन फ़र्ज़ एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ। इधर से ईरान क्योंकि बार-बार कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएँगे, उधर से ट्रंप ये इसरार कर रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। तो हो सकता है कल को ट्रंप ये ऐलान करे देखिए साहब ईरान ने मान लिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएँगे और यही तो हम चाह रहे थे और अब हम जो है इस जंग से बाहर निकल रहे हैं। दूसरा मौजू जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे भी ईरान कहेगा ठीक है हम शिप्स को निकलने देंगे लेकिन कुछ चार्जेस लगा के या हमारे कंट्रोल के ज़रिए और उधर से ट्रंप ये कह सकते हैं देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुल गया है। अब जिसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से शिप्स निकालने हैं, वो ईरान के साथ जाके कोऑर्डिनेशन करे। तो ये एक कॉमन ग्राउंड बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन उससे पहले लास्ट जो कोशिश है यूएस की, उसमें 3 सिनेरियोज़ हैं, जो मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट करना चाहूँगा। 3 ऑप्शंस हैं ट्रंप के पास और यूएस के पास, जिन पे वो अब दाँव खेल सकते हैं। पहला ये कि वो फिर से दोबारा इस जंग को नए सिरे से शुरू करें क्योंकि वहाँ पे अपनी कांग्रेस को उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो खत्म हो चुका है। नई जंग को शुरू करें और फिर कुछ असैसिनेशन करें, कोशिश करें कि यहाँ पे कुछ बड़े लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये पहला एक रास्ता हो सकता है लेकिन क्योंकि इसमें वो देख चुके हैं कि पिछले साल की जंग हो या इस साल की जंग हो, आयतुल्लाह शहीद सैयद अली खामनई से बड़ा यहाँ इस वक़्त कोई लीडर नहीं है कि आपने जब सुप्रीम लीडर को भी असैसिनेट कर लिया, उसके बाद भी आपको वो मकसद हासिल नहीं हुए कि जिसकी आप कोशिश कर रहे थे। तो ये पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा बईद है, बहुत मुझे लगता है कि ये नहीं करेंगे इसको क्योंकि कोई इससे ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरा ये है कि लैंड इन्वेज़न करें, अपनी जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑप्शन रहता है, लैंड इन्वेज़न करें या वो जो इस्फ़हान के अंदर इन्होंने एक ऑपरेशन करने की कोशिश की थी कि हम जो है 500, 1000, 1500, 2000 जो है मरीन्स को उतारें और कोशिश करें कि ये जो एनरिच यूरेनियम है इसको बाहर निकाला जा सके। वो भी बहुत ज़्यादा उसकी चांसेस कम है क्योंकि वो भी इस्फ़हान में फ़ेल हो गया था। इन्होंने देखा कि हमारा अच्छा खासा नुकसान हुआ, कई सारे इनके जहाज़, कई सारे इनके जेट्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह का नुकसान हुआ। तो ये दूसरा ऑप्शन है जो भी बहुत बईद है कि जिस पे अमल किया जा सके, इस पे भी क्योंकि इनके चांसेस नहीं है। तीसरी चीज़ जिस पे इस वक़्त ट्रंप के बयानात को अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अभी से नहीं बल्कि 15-20 दिनों से, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जब से जंग शुरू हुई है, जो यूनिटी यहाँ के अंदर इस वक़्त ईरान के अंदर है, हर तरह के लोग चाहे वो
औरतें हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से वो एफिलिएशन रखते हो, कोई भी उनकी पॉलिटिकल सोच हो, बहुत ज़्यादा वो हिजाब वाले हों या कम हिजाब वाले हों या मुख्तलिफ तरह के जो आइडियाज़ हैं उसको मानने वाले, सब एक इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ इस वक़्त सड़कों पे हैं। तो यहाँ पे आके कोशिश ट्रम्प की ये है, ये इमेज क्रिएट करना कि ईरान, कल का भी अगर आप बयान देखें तो कह रहे हैं कि ईरान के अंदर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ल्यूनेटिक हैं, बहुत हार्डलाइनर्स हैं और कुछ लोग मॉडरेट्स हैं। मॉडरेट्स हमसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हार्डलाइनर हैं वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये ट्रम्प की एक आखिरी कोशिश ये हो सकती है कि हम ईरान के अंदर फिर से एक इख्तिलाफ ईजाद करने की कोशिश करें, और अगर ये इसमें कामयाब होते हैं, तो फिर हो सकता है कि जब ईरान में इनको लगे मिसकैलकुलेशन, मैं इसको हाइलाइट करूँगा क्योंकि अमली तौर पे ज़मीन पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना होने वाला है, लेकिन इनका मिसकैलकुलेशन हो सकता है कि जब इस तरह की इख्तिलाफ की सूरत को ये समझें कि अब ईरान के अंदर एक इख्तिलाफ ईजाद हो चुका है, 2 ग्रुप में लोग बढ़ चुके हैं, फिर आगे हमला करें, असैसिनेशन करें और अपनी फ़ोर्स को उतारें, तो इस टाइप का शायद कोई प्लान इनके पास हो। लेकिन ईरान के अंदर जो मूड है, पब्लिक का जो मूड है, रात में जो रैलीज़ निकलती हैं, जो डेमोंस्ट्रेशंस होते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो इख्तिलाफ वाला पहलू है, ये भी नाकामयाब होने वाला है, क्योंकि ईरान के अंदर इस वक़्त अवाम हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे वो हुकूमती इदारे हों, गवर्नमेंट हो या सुप्रीम नेशनल काउंसिल हो या फिर रहबर जो आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनेई, इन सब का एक ही थॉट प्रोसेस है, एक ही मत पे बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम अपने मुल्क की दिफ़ा करेंगे और ऐसा डिटरेंस ईजाद करेंगे कि दोबारा ईरान, इज़राइल और यूएस की ये जुर्रत ना हो। इसलिए आप बार-बार देख रहे हैं इंटरनेशनल गारंटी की बात हो रही है, कंपनसेशन की बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल की बात ईरान की साइड से हो रही है, सैंक्शंस हटाने की बात हो रही है। सारी अपनी शर्तों पे वो बात करना चाह रहे हैं और उसपे बिल्कुल डटे हुए हैं, और अब तो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन करने से भी इनकार कर दिया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस 1 महीने के अंदर। पहले बात होती थी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे भी बात करेंगे, उसको मसलन हमें डाइल्यूट करना है या उसको कम करना है या बंद करना है, लेकिन अब ईरान ने अपने स्टैंड को और क्लियर कर दिया है कि जब तक जंग नहीं रुकेगी, लेबनान में, गाज़ा में, यमन में, हर जगह जब तक जंग नहीं रुकेगी, जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा, सो कॉल्ड ब्लॉकेड नहीं हटेगा, या और तब तक हम जो है किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करेंगे। जब सारी शर्तें मान ली जाएँगी, सैंक्शंस हट जाएँगे, हमारे कंपनसेशन हमें दे दिया जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल हमारा, उसको रस्मियत, उसको कानूनी हैसियत दे दी जाएगी, उस वक़्त आके हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो अगर कुल्ली पिक्चर देखी जाए, जो सो कॉल्ड सीज़फायर चल रहा है, जिसको मैंने आपसे बताया कि ये डिप्लोमेसी का मैदान जिसे ईरान ने कहा है, उसमें ईरान की पोज़ीशन बहुत ही पावर की है। वो पावर के साथ, एक कुदरत के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, और बेनिफिट ऑफ टाइम जो है वो भी ईरान के पास है, क्योंकि ईरान लंबे वक़्त तक इस जो करंट सिचुएशन बनी है, जिसे स्टेलमेट कह सकते हैं दोनों साइड से, कि इधर से इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है और वहाँ पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है, हालाँकि ईरान की कश्तियाँ निकल रही हैं, तेल भी जा रहा है, खुद वेस्टर्न मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन को ईरान जो है वो लंबे वक़्त तक बर्दाश्त कर सकता है, इसको इसके लिए वो आमादगी रखता है, साथ ही साथ हर तरह की जंग की आमादगी रखता है, और यहाँ पे पब्लिक से लेके जो यहाँ पे बड़े कमांडर्स हैं, चाहे वो हुकूमती इरादे हों, इन सबको ये एक तरह से, मैं यकीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको ये एहतमाल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस मान के चल रहे हैं, प्रिपरेशन पूरी ये है कि क्योंकि हम नेगोशिएशन टेबल पे 2 बार हमारे ऊपर हमला हो चुका है, तो तीसरी बार भी हो सकता है कि नेगोशिएशन करने के दौरान हम पे हमला किया जाए। तो आमादगी जंग की पूरी इस वक़्त ईरान के अंदर है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो यहाँ की हुकूमत हो, चाहे वो रहबर मुअज़्ज़म के जो बयानात आते हैं कि जंग की आमादगी है, लेकिन साथ ही साथ हम नेगोशिएशन भी करेंगे, लेकिन नेगोशिएशन जो है वो हमारी शर्तों पे होंगी, क्योंकि हमने अपर हैंड रखा है इस पूरी लड़ाई के अंदर। अमेरिका को नुकसान हुआ है, अमेरिका हारा है, इस वजह से अमेरिका मजबूर है हमारी बातों को माने, और उधर से क्योंकि अमेरिका के अंदर एक एरोगेंस है, उनको तजुर्बा नहीं है कि हारने के बाद किस तरह से बिहेव किया जाता है, किस तरह से बातचीत, हारी हुई पार्टी किस तरह से बातचीत करती है नेगोशिएशन में, इसका बहुत ज़्यादा तजुर्बा अमेरिका को नहीं है। तो वो थोड़ा वक़्त लग रहा है उनको, धीरे-धीरे वो इस चीज़ को समझेंगे कि अगर दुनिया के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है, इसको खत्म करना है और अपनी बची-कुची साख को बचा के इस जंग से बाहर निकलना है, तो ये जल्दी ही जो है वो पूरी तरह से बैक फुट पे जाएँगे और ईरान की शर्तों पे नेगोशिएशन आगे होगी और कोई ना कोई डील फाइनल होगी। लेकिन ईरान की तैयारी जंग की भी पूरी तरीके से है। जी। मेहर साहब, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पर रह रहे हैं। वो एक
शाम थी जब ट्रंप ने कहा कि कल देखना पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि लाखों लोग एक चेन बनाकर खड़े हो गए। तो वहां पर जो कोई खड़ा था, कभी उससे कोई बात हुई है कि उसके दिल में उस वक़्त क्या था? क्योंकि लोग जब मरने का होता है तो हमने देखा इस दुनिया ने लोग भागते हैं। दूसरा एक चीज़ कि इतने लोगों की शहीद हुए हैं, मरे हैं, तो किसी माँ के बच्चे चले गए हैं। क्या उस माँ, बीवी, बहन का कोई आक्रोश कभी देखा है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ? ये कुछ आपको देखने को मिला? ये जज़्बे को ज़रूर बताइए। जी, देखिए ये जो आपने सवाल किया ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाह रहा था कि ये बात हो। देखिए ये जो 70 दिन से डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो क्योंकि पब्लिक है पब्लिक आती है रोड पे, तो बिलखरे कंटिन्यूटी से वो पूरे जोश के साथ है, उस वक़्त तो जंग चल रही थी तो जोश ज़्यादा था। लेकिन सीज़फायर जब होती है तो थोड़ा-सा जो है जोश में कमी कभी-कभी आती है। लेकिन ट्रम्प के इस तरह के जो बेतुके बयान होते हैं, वो एक तरह से एनर्जी बूस्टर्स का काम करते हैं। जब-जब ट्रम्प ने धमकी दी है कि आज हम ये कर देंगे, आज कयामत की रात है, आज हम सिविलाइज़ेशन खत्म कर देंगे, तो मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, 2 बराबर हो जाती है उस वक़्त सड़कों के ऊपर भीड़। भीड़ के अंदर जोश बढ़ जाता है, भीड़ की तादाद बढ़ जाती है, उनका जज़्बा और ज़्यादा मज़बूत हो जाता है सड़कों पे रहने का और इस तरह से मुकावमत करने का, रेज़िस्टेंस करने का। इस वक़्त यहाँ पे जो आवाम है उनका यहाँ पे जो नारे चलते हैं, वो ये नारे हैं, आपने सुना भी होगा, नारे हैं, पोस्टर्स इस तरह से हैं कि मैदान बा-शुमा वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस से कहते हैं मैदान बा-शुमा, ख़याबान बा-मा यानी मैदान जंग को आप सँभालिए, आर्म्ड फोर्सेस सँभाले, आईआरजीसी सँभाले, मिलिट्री, आर्मी, नेवी ये सँभालें और ये जो ख़याबान हैं, जो सड़कें हैं, उनको हम सँभाल रहे हैं ताकि कोई किसी भी तरह का दाखिली फितना ना होने पाए, किसी भी तरह की इंटरनल मुश्किलात ना होने पाए। तो पब्लिक को ये लग रहा है कि हम इस जंग में बराबर के शरीक हैं। हम इस जंग में ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ के सिर्फ़ न्यूज़ देख रहे हैं, टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि आज यहाँ पे हमला हुआ, आज वहाँ पे अटैक हुआ, नहीं, पब्लिक पूरी तरीके से इस जंग में खुद को शरीक देख रही है और वो अपने हिस्से को, अपनी ज़िम्मेदारी समझ रही है कि हम इस रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। इस वजह से जब ये बात कही गई कि आज जो है वो पूरा सिविलाइज़ेशन खत्म कर देंगे, एनर्जी सेक्टर को खत्म कर देंगे, ब्रिज को गिरा देंगे, ट्रेन्स को खत्म कर देंगे, उस वक़्त खुद ब खुद ये आइडिया जो है वो ईरान की आवाम के ज़हन में आया कि हमें अगर इस रेजिस्टेंस का हिस्सा रहना है, इस जंग का हिस्सा रहना है, तो हम खुद इसमें इस तरह से शामिल होंगे कि आप क्योंकि ये सिविलियन स्ट्रक्चर हैं, ये कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो पावर स्टेशन हो, चाहे वो बिजली घर हो, चाहे वो ब्रिज हो, ये सब सिविलियन स्ट्रक्चर है। तो पब्लिक ने ये फैसला किया कि हम खुद इसकी सुरक्षा करेंगे, हम खुद इसकी हिफाज़त करेंगे और क्योंकि ईरान के अंदर ईरान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, यहाँ पे ये पूरा एक मज़हबी माहौल है, आइडियोलॉजिकल बेस यहाँ पे बहुत मज़बूत है। तो आप जानते हैं कि इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं, जो तालीमात है, उसमें शहादत का कितना अहम रोल है। कुरान की आयत से, रसूल अल्लाह और अहले बैत की तालीमात से बिल्कुल क्लियर है कि शहादत एक समझ लें एक मेराज है, शहादत एक तमगा है, एक मेडल के तौर पे इस्लामिक आइडियोलॉजी में देखा जाता है। तो इन लोग के ज़हन में था कि अगर मुल्क तबाह हो रहा है, अभी अगर सिविलाइज़ेशन तबाह हो रही है, तो हम शहीद होंगे, हम भी शहादत देंगे इस सिविलाइज़ेशन को बचाने के लिए, हम अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी देंगे। तो इस आइडियोलॉजी के साथ, इस जज़्बे के साथ वो लोग मैदान में उतरे थे और इस वजह से उन्होंने जो है इस ह्यूमन चेन वाले को किया है। पूरा शौक था यानी एक तरह से शौक और ज़ौक के साथ, पूरे जज़्बे के साथ इसमें शामिल थे। आपने जो दूसरा सवाल किया है कि जो लोग शहीद हुए हैं, मुझे मौका मिला है कुछ ऐसे फैमिलीज़ से मिलने का तेहरान में भी यहाँ जो बहिश्ते ज़हरा है, जो मेन यहाँ पे जो शोहदा हुए हैं इस जंग के तेहरान के उनको उनको दफ़न किया गया है, वहाँ भी जाने का मौका मिला। तो गम तो है, लोगों के आँखों में आँसू तो है क्योंकि अपने अज़ीज़ों को उन्होंने गँवाया है, शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, किसी का भाई, किसी के बाप, किसी का शौहर, तो श गम तो है। या मीनाब के जो आप पेरेंट्स हैं, मीनाब में जो बच्चियाँ शहीद हुई हैं, जो बच्चे शहीद हुए हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनसे अगर आप मिलते हैं, तो उनको गम है कि हमारी बच्ची शहीद हो गई है। लेकिन कहीं पे भी अपने इस सिस्टम के खिलाफ, अपने निज़ाम के खिलाफ, अपने हुकूमत के खिलाफ एक रत्ती भी उनको शिकायत नहीं है, बल्कि सारा जो गुस्सा है, सारा जो उनका एंगर है, सारा जो उनका इंतकाम लेने का जज़्बा है, वो ये है कि इस जंग में अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा अमेरिका इस तरह का अटैक ना करे, दोबारा अमेरिका इस तरह का हमला ना करे कि फिर कुछ बच्चे उसमें शहीद हों, फिर कुछ उसमें मासूम शहीद हों, फिर उसमें कुछ सिविलियन शहीद हों। तो ये जो गम है, ये जो बच्चों की शहादत से या किसी की फैमिली के अफराद की शहादत से जो गम है,
वो गम एक तरह से गुस्से की शक्ल में अमेरिका के खिलाफ, इज़राइल के खिलाफ, इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ लोग, एक बच्चा गोदी में है, एक बच्चा हाथ पकड़ के जो है माँओं के साथ इसमें डेमोंस्ट्रेशन में आता है। तो कहीं से भी ऐसा डिस्कनेक्ट नहीं है कि पब्लिक और हुकूमत के खिलाफ या पब्लिक या आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ कोई डिस्कनेक्ट हो, बल्कि बहुत ही एक इत्तेहाद की सूरत-ए-हाल है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ पिछले पिछले 70 दिनों में देखी गई हैं, आ रही हैं, मुसलसल। तो एक ऐसा माहौल, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इस तरह का माहौल कभी भी देखा गया होगा, नज़दीक तारीख में ऐसा माहौल कहीं भी नहीं देखा गया होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से ये वीडियोज़ अब जो हैं वो बाहर जा रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान के अंदर आवाम, जिसके बारे में कि पिछले 30 सालों से, 40 सालों से ये नैरेटिव सेट किया गया वेस्टर्न मीडिया की तरफ कि ईरान की आवाम ईरान के निज़ाम के खिलाफ है, ईरान की आवाम ईरान में इस्लामिक हुकूमत नहीं चाहती है। ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव भी इस जंग में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, जो जो लोग जिनको प्रॉब्लम है, जिनको जिनकी गरज हैं, जिनकी आँखें नहीं खुली हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम दुनिया की जो आवाम है, जो जो इंसाफ पसंद आवाम है, जिसकी आँखें खुली हुई हैं, उसने देखा कि ईरान की आवाम किस तरीके से अपनी हुकूमत के साथ, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, अपने निज़ाम के लिए सपोर्ट में खड़ी है। 70 दिन से लगातार रोज़ रात में आना, और उसमें पानी भी बरस रहा है, कभी बर्फ भी गिर रही है, रमज़ान भी है, त्योहार भी हैं, ईद भी आई, नौरोज़ भी आया, हर तरह के इसमें अफ़राद आए, हर तरह के अय्याम इसमें से गुज़रे हैं, दिन गुज़रे हैं, और लोग लगातार अभी भी, और जब किसी तरह की हमले की बात होती है, धमकी की बात होती है, तो जज़्बा जो है वो लोगों का और बढ़ जाता है, जोश और बढ़ जाता है। वो एक तरह से इस्तिक़बाल करते हैं कि इस जंग को यूएस ने शुरू किया है, लेकिन हमें इसमें मज़बूती के साथ जवाब देना है, और हमें कहीं से भी कमज़ोरी का एहसास नहीं कराना है दुश्मन को कि हम डर गए हैं या आवाम थक गई है। तो इस वजह से वो जोश के साथ रहते हैं, ताकि एक सपोर्ट रहे यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस को, ये पूरी ताकत के साथ, पूरी कुदरत के साथ किसी भी तरह के हमले को अच्छी तरीके से वो जवाब दे सकें, और अपने जो दुश्मन हैं उनको सबक सिखा सकें। जनाब, ये भी जानना चाहेंगे, नए रहबर जो मुस्तफा ख़मीनी साहब हैं, क्या उन्होंने ईरानी लोगों को संबोधित किया, कभी बात की उन्होंने? जी, जी, डायरेक्टली अभी तक उनका कोई ऑडियो और वीडियो जो है वो नहीं सामने आया है, और सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजिकल जितना अपर हैंड है यूएस का, इज़राइल का, मुख्तलिफ आईटी कंपनीज़ जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो गाज़ा का जेनोसाइड हो, चाहे इस बार की जंग हो, चाहे पिछले साल की जंग हो, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई भी ऑडियो या वीडियो जो है वो आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनई साहब का नहीं आया है। वो बस अपने बयानात के ज़रिए से उन्होंने जो है 4 या 5 बयानात जो हैं, मुफ़स्सल बयान यहाँ पे दिए हैं, जिसमें बहुत सारी अहम बातें उन्होंने करी हैं। उसके अलावा जो बड़े यहाँ के लीडर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट का बयान आया था 3 दिन पहले कि उनकी मुलाकात हुई है, या खातिमुल अंबिया के जो कमांडर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो जो अहम फिगर्स हैं, उनके साथ मुलाकात हो रही है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो बड़े अफ़राद हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। पूरी तरह से वो इस पूरी जंग को, इसकी पूरी जो है वो लीडरशिप कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स है, बार-बार तरीक़ेकार, मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहला उनका तरीका ये होता है कि किसी को असैसिनेट करे, अगर कोई भी उनको इस तरह की भनक लगती है कि वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, किस सिचुएशंस में हैं, और इसी वजह से वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए से इस तरह की खबरें बहुत उड़ाने की कोशिश की गई कि वो घायल हैं, उनका मसलन खुदा न ख़ास्ता पैर कट गया है, ये हो गया है। बहुत सारी मुख्तलिफ उन्होंने, वो कहते हैं ना कि इस तरह की खबरें दूँ, ताकि एक उसको साबित करने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए कोई एक्शन लिया जाए, और उसके बाद उसका फ़ायदा उठा के ये मालूम किया जाए कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन कोई भी इस तरह का रिएक्शन ईरान की साइड से नहीं आया है। ईरान का यहाँ पे जो ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, जो उनके ऑफ़िस के अफ़राद हैं, दफ़्तर रहबरी के जो अफ़राद हैं, या जो गवर्नमेंट के अफ़राद हैं, उनका कहना है कि हम उनसे मिले हैं। वो पूरी तरह से अब जो है रिकवर कर रहे हैं। वो घायल थे, क्योंकि उसी जगह पे थे जहाँ पे शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई साहब शहीद हुए थे, उसी बिल्डिंग में थे। वो घायल हुए थे, उनको चोटें भी आई थी, लेकिन अब वो रिकवर करके पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हैं। लेकिन सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से नहीं अभी तक सामने आए हैं, और लिखित तौर से, रिटन तौर से उनके बयानात आ रहे हैं। लेकिन जो ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, जो बड़े यहाँ के लीडर्स हैं, जो यहाँ के कमांडर्स हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स हो रही है, और वो पूरी तरह से लीडरशिप कर रहे हैं उस पूरी जंग के अंदर। साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ऑफ़िशियली कोई डाटा आया है कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग हुए वहाँ का? जी, जी, ऑफ़िशियल जो मुझे जहाँ तक याद है 1 महीना या
4 हफ्ते पहले ये प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो स्पोक पर्सन है खानम मुहाजिरानी, उनका बयान आया था कि 270 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि असेसमेंट क्योंकि अभी भी चल रहा होगा, तो इसमें जो अमाउंट है वो और बढ़ सकता है। अ, उसमें कई 100 स्कूल्स हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, ब्रिजेस हैं, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, तो नुकसान इस लेवल पे हुआ है, उसका असेसमेंट चल रहा है। लास्ट फिगर जो आया था, वो 270 बिलियन डॉलर का आया था। शोहदा की जो तादाद है, वो तकरीबन 2,500 से 3,000 के दरमियान है, जिसमें अक्सर जो है सिविलियंस हैं। शुरुआती जो है मीनाप के हमले से हुई थी, जहाँ पे 168 बच्चियों को शहीद किया अमेरिका ने, तो 3,000 के तकरीबन इसमें शहीद हुए हैं लोग, उनका डिटेल्स यहाँ पे भी मौजूद है। और तकरीबन ये मैं 4 हफ्ते पुराना जो आपको डेटा बता रहा, 270 बिलियन डॉलर का, क्योंकि तो असेसमेंट और चल रहा होगा, हो सकता है इस तादाद में जो है इजाफा हो जाए। लेकिन क्योंकि ईरान का स्टैंड 2-3 चीज़ों को लेके इस नेगोशिएशंस में वाज़ेह रहा है। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके ईरान का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे चाइना ने भी इसको कबूल किया है कि ईरान का कंट्रोल रहेगा, रशिया ने भी कहा है कि ईरान का कंट्रोल रहेगा। तो एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर अब माइंड मेकअप हो चुका है, चाहे वो यूरोपियन नेशंस हों या दूसरे ममालिक हों, वो ये समझ गए हैं कि ईरान से, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ये तू-तू मैं-मैं करते हुए ट्रम्प को, कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लेंगे, ऑपरेशन फ्रीडम कर देंगे। दुनिया देख रही है, दुनिया एनालाइज़ कर रही है कि ट्रम्प अपनी पूरी यूएस नेवी को लेके भी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सके, खुलवाना तो दूर, एक शिप को भी वो एस्कॉर्ट करके पार नहीं करवा सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो दुनिया इन सब चीज़ को देख रही है, एनालाइज़ कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस हदफ तक तो ईरान पहुँच गया है कि दुनिया ज़हनी तौर पे आमादा हो चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल अब ईरान का रहने वाला है। अब वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कुछ ममालिक से वो टोल लेंगे, कुछ ममालिक से वो अपनी दोस्ती की बिना पे जो है वो ऐसे ही गुज़रने देंगे, लेकिन कंट्रोल ईरान का रहेगा। तो ये पहला एक जो है नेगोशिएशन में पहला पॉइंट है कि जिस पे ईरान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा था, नहीं हट रहा है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो कंपनसेशन वाला है। ईरान जो ये नए जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके पहले बयान से जितने भी 4-5 बयान आए हैं, इन 2 पॉइंट पे बहुत ज़्यादा उनका ये एम्फसाइज़ किया है उन्होंने। एक ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल ईरान का रहेगा, और हम कंपनसेशन ज़रूर लेंगे उन मुल्क से, उन ममालिक से कि जिन्होंने हम पे हमला किया है या हमला होने में मदद करी है इज़राइल और यूएस की। तो इस वजह से असेसमेंट चल रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि ताकि वो कंपनसेशन का अमाउंट भी जो है वाज़ेह हो जाए कितना लेना है। तो ये जो नुकसान आपने सवाल आपका था, तकरीबन 270 बिलियन डॉलर का यहाँ पे आंकड़ा 1 महीने पहले बताया गया था। अब उसमें कितना इज़ाफ़ा हुआ है, कितना असेसमेंट और हुआ है, उसकी अभी कोई ताज़ा अपडेट नहीं। सर 2 सवाल और, एक तो ये कि दिल्ली लखनऊ में यासूफ अब्बास साहब ने भी इसकी शिकायत की थी कि जो मिडिल ईस्ट यूएई में शिया लोग थे, शिया स्टूडेंट्स थे या शिया लोग जो काम कर रहे थे, उनके साथ व्यवहार कंपनियों का, और शायद उनको वापस भी भेजा गया। तो ईरानी सिटीजन्स के साथ भी ऐसा यूएई इन सब दूसरे शहरों में हो रहा है कि उन्हें वापस भेजा जा रहा है? वहाँ के क्या हालात है? ये बता दें। जी, ये बहुत एक अहम सवाल है, और इस सवाल से एक लार्जर पिक्चर हमें समझ में आती है वेस्ट एशिया के जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। देखिए, वेस्ट एशिया यानी पर्शियन गल्फ में जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, उनमें सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, यूएई है, बहरैन है और ओमान है। इस जंग की शुरुआत में ओमान जो है उसने सही रुख लेते हुए बिल्कुल भी उन्होंने जो है अपनी ज़मीन नहीं दी थी यूएस को अपने, जिससे वो ईरान पे अटैक कर सके, और एक तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ईरान के ऊपर अटैक में हम मदद नहीं करेंगे। लेकिन ये 5 कंट्रीज़ ने जो है वो अपने बेसेस दिए, जिसमें से सऊदी अरब और कतर का रुख जो है वो अब काफ़ी हद तक बदल चुका है। कतर ने, आपने देखा होगा, बीच जंग में ही कहा था कि हमें जो है एक न्यू सिक्योरिटी अपरेटस की ज़रूरत है, कि जहाँ पे वेस्ट एशिया के ममालिक साथ में बैठ के न्यू सिक्योरिटी अपरेटस बनाएँ, क्योंकि यूएस का बनाया हुआ जो सिस्टम था सिक्योरिटी का, वो खत्म हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि कतर को, यानी हमें, हाँ, जितने ममालिक हैं और ईरान को यहीं रहना है। एक अच्छा इशारा था कि यूएस जो है वो बाहर से आया, उसको जाना होगा, और हम आपस में बैठ के यहाँ बातचीत करके रहेंगे, आखिर आगे तक रहेंगे। तो कतर का रुख बदला। सऊदी अरब का भी रुख काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और उसमें अहम जो डेवलपमेंट है वो आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 10-15 दिन पहले, हाजी यहाँ से ईरान से तकरीबन 30,000 की तादाद में हाजी जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं, और जिस तरह से वहाँ पे उनका स्वागत हुआ है, वेलकम किया है सऊदी ऑफिशियल्स ने, वो एक साइन देता है, उसके अंदर एक मैसेजिंग है कि ईरान और सऊदी अरब डिप्लोमैटिकली नज़दीक आ रहे हैं।
और ये सऊदी अरब जो है वो यूएस से दूर हो रहा है। तो ये 2 मुल्क तो इस तरीके से हैं कि धीरे-धीरे यूएस से दूर हो रहे हैं, ईरान के नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने खुल के ये सोच लिया है, ये ठान लिया है कि हम पूरी तरीके से इज़राइल और यूएस की खिदमत के लिए काम करेंगे और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो यूएई है और उसके बाद बहरीन। तो यूएई के अंदर 2 डेवलपमेंट्स हुए। पहले तो उन्होंने जितना भी ईरानी सेटअप्स थे, क्योंकि ईरानी बड़ी तादाद में वहाँ पे थे, वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स, वहाँ पे उनके स्कूल्स, वहाँ पे उनके इमाम बारगाह, बहुत अच्छे सेटअप्स थे, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ईरानी थे। उन सबको पहले इन्होंने क्रैकडाउन किया, उनको बंद किया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया, कई लोगों की जो वीज़ा था उसको कैंसल किया और इस तरह से काम किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि खास तौर से पाकिस्तानी जो वहाँ पे शिया थे, 15,000 की मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी जो शिया थे खास तौर से उनको टारगेट किया गया। उसमें मसलन लेबर तबके से लेके बड़े-बड़े पोस्ट पे काम करने वाले लोगों को उन्होंने टारगेट किया, कुछ को जेल में बंद किया, टॉर्चर किया और फिर सबको डिपोर्ट कर दिया, उनकी सेविंग्स वगैरह सब ज़ब्त कर ली। 15,000 और इसमें खास तौर से इस वजह से भी था क्योंकि पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा था नेगोशिएशंस में, उससे भी काफ़ी नाराज़ रहा यूएई और खुद जो यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो एक टशन चल रही है, जो एक टेंशन चल रही है, उसका भी एक रोल अहम था। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 3.55 बिलियन डॉलर का जो लोन दिया था पाकिस्तान को, उसको फ़ौरन इन्होंने माँगा, तो उधर से सऊदी अरब ने 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिया। तो ये सारी सियासत तो पाकिस्तानी शियों के ऊपर भी जो है काफ़ी इन्होंने कड़ा शिकंजा किया और अब जो है धीरे-धीरे दूसरे क्योंकि दुबई की एक प्रॉब्लम ये है कि उसको लग रहा है कि वो इस तरह से शियों को परेशान करके, शियों को टारगेट करके वो ईरान को जो है वो टारगेट कर रहा है, ईरान को नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा नाइंसाफ़ी वो इस फील्ड में करेगा, इस पूरे जरियान में करेगा, इस पूरे प्रोसेस में करेगा, उतना ज़्यादा नुकसान खुद उसको होने वाला है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यूएई जो है वो एक इज़राइली प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि सिर्फ यूएई एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे रिपोर्ट्स में आया, मुझे नहीं पता ये हकीकत है या सिर्फ रिपोर्ट्स तक है, कि आयरन डोम और आयरन बीम जैसे सिस्टम्स इज़राइल ने अगर अपने मुल्क के अलावा किसी और को दिया है, तो वो यूएई को दिया है। तो ये बिल्कुल क्लियर वो मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, खास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कि यूएई जो है, जिसको कहने को तो वो एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन पूरी तरीके से इज़राइल के साथ है और इसी वजह से जो है वहाँ पे खास तौर से शियों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये शिया टारगेटिंग जो सिर्फ यूएई में नहीं है, बल्कि खुद बहरीन के अंदर भी है। बहरीन ने भी बड़ी तादाद में वहाँ के जो उलमा हैं, वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, उनको जो है उन्होंने आके जेलों में डाला है, उनकी सिटीजनशिप रिवोक की है और आरोप उनके ऊपर ये लगाया है, उनके ऊपर ये केस लगाया है कि ये ईरान के लिए काम कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल बेबुनियाद है। वो सब लोग जो हैं वो अपने मुल्क में रह रहे थे, कोई ऐसी खास एक्टिविटी की रिपोर्ट्स नहीं है और इसी तरह से यूएई के अंदर भी कह के ही उन लोगों ने डिपोर्ट किया है लोगों को कि ये सब ईरान के लिए काम कर रहे थे या ईरान के जासूस थे। तो इस तरह का माहौल, एक एंटी शिया माहौल बनाने की कोशिश है। शायद ये भी पैगाम देना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कि इस जंग को दोबारा शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश की जाए, लेकिन ये भी नाकामयाब हो चुका है पूरी तरीके से। शुरुआत के दौर में भी ये बात आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसको नैरेटिव को पुश किया गया था मीडिया की तरफ से भी कि ईरान जो कि शिया मुल्क है, क्यों जीसीसी कंट्रीज़ की जो सुन्नी ममालिक है उनके ऊपर हमला कर रहा है और एक कोशिश की गई कि शिया सुन्नी इश्यू बना के इसको दिखाया जाए दुनिया में, ताकि अमेरिका और इज़राइल को थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा-सा आराम मिल जाए और शिया सुन्नी मसला बन जाए। लेकिन पूरी तरह से ये फेल हो गया। ईरान ने क्लियरली कहा कि हम जो है किसी भी सिविलियन स्ट्रक्चर पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो दोबारा ये इन्होंने आके अपनी बौखलाहट में, यूएई और बहरीन जो है बौखलाहट है, घबराहट है, जिस तरह से इनके ऊपर हमला हुआ है, इनके जिन बेसेस को यूएई और बहरीन अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहे थे कि ये हमें निजात देंगे, ये हमें आके हिफाजत करेंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम इनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो बेसेस जो हैं सबसे ज्यादा इनकी कमजोरी बन गए, वो जो है इनके लिए नुकसानदेह साबित हुए। तो अभी काफी बौखलाहट है क्योंकि खुद यूएई के अंदर जो जायनिस्ट लॉबी है उसकी बड़े पैमाने पे, बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने वहां पे जमीनें ले रखी हैं, बिल्डिंग्स ले रखी हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो यूएई ना चाहते हुए भी पूरी तरीके से इजराइल की प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। और बहरीन के अंदर, क्योंकि बहरीन की जो हुकूमत है उन्होंने अपने यहाँ एक इनकलाब को दबाया हुआ है, जो इनके यहाँ रिवॉल्यूशन आया था 2011-12 में, जो अरब लीग वाला था उसको दबा दिया था। सऊदी अरब की
आर्मी के ज़रिए से, कुदरत के ज़रिए से, तो उनको डर है कि कहीं इस पूरे माहौल में दोबारा वो मूवमेंट ना शुरू हो जाए। तो वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि शियों को जो है टारगेट किया जाए, शियों को पकड़ा जाए, उनकी जितने भी असरअंदाज उलमा हैं या जो स्कॉलर्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी जो है वो सिटीजनशिप रिवोक करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। लेकिन अगर ये जंग जो है, जिसकी हम बार-बार देते हैं, जिसके ऊपर भी आप बात भी हुई आपसे, अगर ये जंग आगे होती है, यानी तीसरा राउंड जंग का शुरू होता है, दूसरा राउंड शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यूएई और बहरैन को होने वाला है, क्योंकि इन्होंने खुल के ये साबित कर दिया है कि ये इज़राइल और अमेरिका की प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं। तो ईरान के लिए भी आसान रहेगा और अपनी ज़मीन भी यूज़ करने दे रहे हैं अमेरिका को, इज़राइल को वहाँ से हमला करने के लिए। जितने भी बचे खुचे इनके पास रिसोर्सेज हैं, वो भी यूज़ करने की परमिशन दे रहे हैं। तो ईरान के लिए बहुत आसान है इन 2 जगह को टारगेट करना और इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना कि जितनी भी इनकी हरकतें हैं, ये सारी हरकतें खत्म हो जाएँ। तो यूएई और बहरैन जो हैं, जब तक ये सुधरेंगे नहीं और इनको अक्ल नहीं आएगी, जैसे बाकी ममालिक का मैंने नाम लिया, वो धीरे-धीरे उनको समझ में आ गया है कि यूएस और इज़राइल जो है आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। यूएस और इज़राइल आपकी सिक्योरिटी का उसको चिंता भी नहीं है, उसको फ़िक्र भी नहीं है कि यूएई और बहरैन जो है वो हमारे लिए अहम है। वो सारा उनका फ़ोकस इज़राइल को बचाने के लिए है, इज़राइल के लिए वो परेशान रहते हैं। तो यूएई और बहरैन को भी ये समझना होगा, नहीं समझेंगे तो अगली जब ये राउंड शुरू होगा जंग का, उसमें यूएई और बहरैन को काफ़ी नुकसान होने वाला है। साहब बस एक आखिरी सवाल, अभी इस संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी देशवासियों से अपील की है कि आप तेल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम खरीदें, इसको कम कीजिए, इसको कम 10-15 शर्तें बताई हैं कि किस तरह से हम लोग क्राइसिस में एक आ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस को देखकर। तो ईरान में इतना लंबे समय से युद्ध हो रहा है, तो क्या इस तरह की अपीलें वहां पर भी की गई कि कटौती करे अपना आम शहरी, तो वहां पर क्या है, ये आखिरी सवाल है। जी, देखिए जब से यहाँ जंग शुरू हुई है तो ये बात वाक़ई एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ताज्जुब आवर है कि ईरान के अंदर शुरू जंग से लेके अब तक कुछ भी इस तरह की अपील हुकूमत की तरफ से नहीं हुई है कि आप जो है वो कटौती करें, आप यूज़ ना करें, सामान ना खरीदें, सब कुछ नॉर्मल तरीके से अवेलेबल है। शुरू पहली दिन से, यानी मैं 1 मार्च से बता रहा हूँ, 1 मार्च से लेके आज जो है वो 12 मई हो गई है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने पर्सनली, मैं हूँ या कोई भी यहाँ पे रहने वाला शख्स हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो ईरानी हो, किसी ने भी इस तरह से प्लान नहीं किया है कि चलिए अब हम 1 हफ्ते के सामान को खरीद लेते हैं, 15 दिन के सामान को खरीद के जो है जमा कर लिया जाए, पता नहीं मार्केट में सामान रहे ना रहे। असल में इस तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं है, कोई घबराहट भी नहीं है। एक जैसे नॉर्मल रूटीन में अपना शॉपिंग करते थे लोग, उसी तरह से कर रहे हैं। किसी भी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है कि आप खाने-पीने के सामान को कम इस्तेमाल करें, कम खरीदें, कुछ भी ऐसा नहीं है। सप्लाई पूरी तरह से यहाँ पे नॉर्मल है और यही चीज़ ताज्जुब है पूरी दुनिया को इस चीज़ के ऊपर कि जब भी दुनिया में जंग होती है और वो भी जंग यूएस जैसी न्यूक्लियर पावर से, सुपर पावर है, सब कुछ है, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा उनका बजट है, डिफेंस बजट, ऐसी पावर के साथ जब जंग हो रही है तो माहौल जो ज़मीन पे है ईरान के अंदर, वो गैर मामूली तौर से बिल्कुल नॉर्मल है कि जैसे नॉर्मल दिनों में होता है, खाने-पीने का सामान हो, चाहे बिजली-पानी की। एक भी दिन यहाँ पे बिजली लाइट नहीं गई, 40 दिन की घमासान की जंग चली, लेकिन एक दिन भी यहाँ पे लाइट नहीं गई। गैस की कनेक्शन में, गैस में कोई कटौती नहीं हुई, पेट्रोल हो, डीज़ल हो, हर तरह का एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो ये यहाँ पे ऐसा कोई भी फिलहाल अब तो खैर सीज़फायर चल रही है, तो सीज़फायर की तो अलग ही बात है। जंग के दौरान में भी यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। लोग हत्ता स्कूल्स वगैरह, क्योंकि इन्होंने स्कूल्स पे हमला किया है, तकरीबन 600 स्कूल्स जो हैं टारगेट किए हैं इज़राइल और यूएस ने, इस वजह से स्कूल्स को ऑनलाइन कर दिया गया था। तो अभी तक स्कूल्स वगैरह भी नॉर्मल हैं, कॉलेजेस भी नॉर्मल हैं, बैंक्स, ऑफिसेज़ सब पूरी नॉर्मल तरीके से जंग के दौरान भी चल रहे थे और अभी जो सीज़फायर चल रही है उसमें भी चल रही है। तो कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि आप जो है वो कमी करें, कटौती करें, ऐसा कुछ भी यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल ऐसी कोई भी बात नहीं देखने में आई है अभी तक। मेरा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। आपने डिटेल में सब कुछ समझाया, मेरे ख्याल से जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें पूरा समझ में आया होगा कि पूरी तस्वीर क्या है। आगे भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक और चर्चा के साथ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।